ये नेपाल और भारत में जल प्रलय का थोड़ा विवरण प्रस्तुत करें। नेपाल में जल प्रलय का तांडव अभी भी जारी है और लगभग 5,000 से अधिक लोग उसमें प्रभावित हुए। उसमें अनेक भारतीय भी हैं। एक जो संख्या आई है कि 288 लोग लापता हैं जिनके परिवारों को कुछ सूचना नहीं मिल रही है। तो गए कहाँ लोग और कितने लोग, कितने भारतीय नेपाल में और मानसरोवर के उसमें गए थे और जो इस जल प्रलय में प्रभावित हुए, जल प्रलय हादसे का शिकार हुए। अब इस हादसे का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि तिब्बत में 2000 फीट का एक ग्लेशियर टूट पड़ा, अलग हो गया, वो खंडित होकर नीचे गिर पड़ा नदी। तो वहाँ की जो एक नदी थी उसमें बाढ़ आ गई और उसका जो पानी जाने लगा ना, वो कोसी नदी में गया। जो कोसी नदी हमारे भारत में आती है, बिहार में। और वहीं पर एक और नदी का था जो भी जिसको गंडक नदी कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ भारत में आती। तो इस प्रकार का जो ये जल प्रलय हुआ ना, ये बड़ा विचित्र हुआ। अब इसके लिए हम तो ये प्रकृति का प्रकोप मानते हैं, किंतु इसमें मानवीय भूल भी आती है। यहाँ पर यदि चीन की तरफ से ग्लेशियर के खंडित होने का समाचार 8 घंटे 10 घंटे पहले आ जाता ना, तो बहुत कुछ बचत हो सकती थी, राहत हो सकती थी। अब क्या किया जाए, कुछ तो है ही नहीं। कितने लोग मरे ये तो अनुमान है, सब सच क्या है ये अभी सामने नहीं आ रहा। अब इसे जल प्रलय का प्रभाव बिहार में भी नजर आने लगा। कोसी में भी पानी का भाव तेज हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मामला और भी गंभीर हो गया। और गंडक नदी में भी अथाह जल हो रहा है, बाढ़ के दर्शन हो रहे हैं, लोग है वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, बचाव कार्य जारी है। बहुत कुछ मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बिहार में तो हो ही रहा है, किंतु हमारे भारत के अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा की चेतावनी दी जा रही है और यहाँ तो बाढ़ से बहुत लंबे समय से लोग प्रभावित हो रहे हैं और भी मामला गंभीर हो गया। अब यहाँ पर जो नर्मदा, हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा है ना, उसको हमारे प्रदेश की लाइफ लाइन कहा जाता और माना जाता, और वो है भी। अब तो नर्मदा का भी आक्रोश रूप में है, वो भी एक प्रलय जैसी स्थिति बना रही है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो आखिरकार ये जल प्रलय क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यहाँ आपदा 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 कह के छूट जाते हैं, नहीं, ये आपदा आई क्यों? जो हमारी जो विकास की संरचना है ना, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या किया जाए। अब जैसे एक नदी है, कौन सी भी नदी है, उसका जो बाढ़ का जो क्षेत्र कितना है, बाढ़ का कितना कितना रेंज आता है, ये देखना पड़ता। तो जो डूब क्षेत्र आता है ना, उसमें किसी भी प्रकार के न तो कोई निर्माण होना चाहिए, न कोई आवासीय स्थान होना चाहिए। पर यहाँ तो होता ही नहीं है। नदी के जरा से किनारे के आसपास भी स्थायी निर्माण हो रहे हैं, पक्के पक्के मकान बन रहे हैं। अरे हमारे उज्जैन में ही देख लीजिए, क्षिप्रा का जो डूब क्षेत्र है, उसके एक सीमा बांधी गई थी कि 200 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण नहीं होगा, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा, परंतु ऐसा कुछ हो नहीं रहा है।
और अब तो बड़ी मज़ेदार बात हुई कि उसको घटाकर 100 मीटर ही कर दिया गया। अरे तो ये तो सब है ना, विनाश को हम ही तो आमंत्रित करना है, ये भी ठीक है। अब गुजरात की हालत देखिए, और भी असम की हालत देखिए, हिमाचल की हालत देखिए, उत्तराखंड की हालत देखिए, कश्मीर में भी कितना नाटक हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, और यहाँ तो दिल्ली की हालत देख लीजिए, यमुना का रौद्र रूप कितना भयंकर है कि हद से ज्यादा। अब तो मेरा ख्याल है कि हमने यमुना का जो घर छुड़ाया है ना, अब यमुना वापस अपने घर पर आना चाहती। बिहार की अभी हालत आ रही है, वहां पर भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे भारत में H1 और N1 वायरस का भी प्रकोप चल रहा है। दिल्ली में भी बड़े भयंकर रूप से फैल रहा है, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों, अनेक प्रदेशों में भी यह वायरस फैल रहा है। अब क्या किया जाएगा, इससे कैसे बचा जाएगा? स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, और जो वायरस है ना, अपने नए स्वरूप में आ रहा है। तो आखिरकार हम बचेंगे तो कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे? इसके लिए दोषी तो हम सब हैं। अब क्या किया जाए भैया, जो भी यह नाटक हो रहा है ना, हमें सब सहन करना पड़ेगा। जिंदगी जीना है ना, तो जिंदगी से संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु मात्र कोई संघर्ष से कुछ नहीं होगा। हमें जिंदगी को समझना पड़ेगा, अपने व्यवहार को समझना पड़ेगा, हमारे कार्यों को समझना, कर्मों को समझना पड़ेगा कि हम प्रकृति का कैसे दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, मगर हम सोच ही नहीं रहे। बस ठीक है, उन्माद में है, चाहे जैसे अविवेक के निर्माण हो रहे हैं, जो प्लानिंग बन रही है, कुछ भी हो रहा है, और उसके हादसे का शिकार तो पूरा देश हो रहा है, जाने जा रहे, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो एक तरीके से है ना, हत्या का मामला बनता है कि हम जो भी निर्माण करवाते हैं वो अविवेकी होते हैं, उसके गंभीर परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो निर्माण है ना, जो भी निर्माण हो वो विवेकी होना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ पर तो विवेक से कोई सरोकार ही नहीं। भ्रष्टाचार से, धनखोरी से, दलाली से, मोटे माल से ही सरोकार के। अब जब हम अपना चरित्र खो देंगे, चाहे वो नेता हो, सरकार हो, अफसर हो, कोई भी हो, जब हम अपना चरित्र खो देते हैं क्या, और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करने लग जाते हैं, तो हमें प्रकृति सजा देती है। और हम जो प्रकृति को दे रहे हैं ना, वही प्रकृति हमें वही वापस कर रही है। और हम शिकायत क्यों करें, किससे करें? दोष तो हमारा ही है ना। तब ये कड़वा सच आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।